हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एम रिजवान सर। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेरक यानी कि केटालिस्ट। केटालिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केटालिस्ट या उत्प्रेरक, केटालिस्ट या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केटालिस्ट। केटालिस्ट क्या है? देखो बेटा, काफी आसान है केटालिस्ट। थोड़ा सा आप लोग डिटरमाइन हो जाते हैं तो काफी आसान टॉपिक है। केटालिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है? तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को, दर को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होने दे, तो वैसे रासायनिक पदार्थ को उत्प्रेरक या केटालिस्ट कहते हैं। फिर से, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं होने दे, तो उसे क्या बोलते हैं? केटालिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि दो व्यक्तियों में अगर लड़ाई होती है गांव में, मीठी मीठी लड़ाई हो रही है, कोई उसमें जाके कोई ऐसी बात बोल दे ताकि जिससे लड़ाई क्या हो गया? फास्ट हो गया, तेजी से होने लगा, मतलब कि काफी युद्ध स्तर पर लड़ाई होने लगा। तो वहां पे जो तीसरा व्यक्ति कुछ बात बोला, केटालिस्ट क्या कार्य कर रहा है? जनरली समझ सकते हैं ऐसे। अगर दो व्यक्ति में काफी लड़ाई हो रहा है और कोई जाकर उसमें कुछ ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर दे जिससे लड़ाई रुक जाती है, तो वहां भी लड़ाई की दर क्या होगी? स्लो होगी, यानी कि दर प्रभावित हो। लेकिन थर्ड व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये समझने के लिए बताया है, ये कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, समझने के लिए बता रहे हैं। लेकिन उत्प्रेरक उसी को बोलेंगे जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, घटा दे, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं आने दे, खुद में कोई बदलाव नहीं आने दे, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये उत्प्रेरक वैसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करे, प्रभावित करने मतलब घटा दे या बढ़ा दे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात अपरिवर्तित रहे, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है, NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। क्या बनता है बेटा? अमोनिया बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग आयरन, यहाँ पे देखते होंगे समीकरण में आयरन लिखा रहता है, आयरन यहाँ पे रख देते हैं, तो यह अभिक्रिया फास्ट होने लगती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन काफी तेजी से अमोनिया का निर्माण करता है। यहाँ पे बैलेंसिंग जरूरी है, यहाँ पे बैलेंसिंग जरूरी है। तो देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम लोग मिक्स करके रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है, लेकिन बिना आयरन की उपस्थिति में अगर इस अभिक्रिया को कराएं तो यह अभिक्रिया स्लो होगा। कैसा होगा? स्लो। और अमोनिया बहुत जल्दी नहीं फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आयरन किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक। यानी वैसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि प्रभावित करता है, लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं होने देता है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। इसको कॉपी कर लिए हैं, कॉपी कीजिए, हटा दीजिए। अब हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ केटालिस्ट। टाइप्स ऑफ केटालिस्ट, उत्प्रेरक का प्रकार। तो उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। बेसिकली उत्प्रेरक कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक या धन उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। धन उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट, ऋण उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट, स्व उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटालिस्ट और
प्रेरित उत्प्रेरक यानी इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कितने प्रकार का हुआ? बेसिकली 4 प्रकार के हुए। और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट बेसिकली कितने टाइप के हुए? 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो एंड इंड्यूस्ड, यानी कि धन उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक कितने तरह के हुए? 4 प्रकार के। इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी अभी करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे? धन उत्प्रेरक। तो हेडिंग दीजिए धन उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे लेकिन खुद में बदलाव नहीं होने, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। पॉजिटिव यानी कि धन उत्प्रेरक या धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे अभी बताए थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें आयरन उत्प्रेरक आ जाता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो वहां आयरन किसका कार्य करता है? धनात्मक उत्प्रेरक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे। अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। तो एक और कैसा उत्प्रेरक हुआ? धन उत्प्रेरक। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना अणु है? 1 और यहाँ हाइड्रोजन कितना अणु है? 3। यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को हम लोग जब मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है, लेकिन यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं, तो स्लोली क्या? स्लोली यानी काफी धीमी गति से अमोनिया बनता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रकट होता है, आयरन आते हैं उत्प्रेरक के रूप में, आयरन का यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो आयरन यहाँ किसका कार्य करने लगता है? धन उत्प्रेरक का। कैसा उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है? धन उत्प्रेरक का, यानी अभिक्रिया की रेट को, दर को, गति को थोड़ा सा फास्ट कर देता है और अमोनिया तेजी से बनने लगता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन यानी तोड़ने के लिए जब हम लोग इसको जल में तोड़ते हैं, ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, तो काफी स्लो टूटता है। लेकिन जैसे यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में आ जाता है, प्लेटिनम को ला देते हैं, तो प्लेटिनम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तेजी से क्या करता है? अपघटित करता है। तो यहाँ प्लेटिनम जो है किसका कार्य कर रहा है? प्लेटिनम किसका कार्य कर रहा है? धन उत्प्रेरक, यानी जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? फास्ट कर देता है। यहाँ पे इसे हैबर विधि भी कहते हैं। 773 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का संश्लेषण। तो यहाँ आयरन किसका कार्य कर रहा है बेटा? धन उत्प्रेरक। प्लेटिनम किसका कार्य कर रहा है? धन उत्प्रेरक का। यानी ये रेट को क्या कर रहा है? रिएक्शन के रेट को, दर को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, फास्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी जल्दी प्रतिफल बना। लेकिन इसमें खुद परिवर्तन कोई भी नहीं होगा। समझ गए? आगे चलते हैं। इसको लिख लिए हैं तो हटा देते हैं। ऋण उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, जो पदार्थ या जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे, स्लो कर दे, उसे ऋण उत्प्रेरक या नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटालिस्ट। वैसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? कम कर देता है, घटा देता है, उसे ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन में अगर हम यहाँ पे ग्लिसरॉल मिला दें, ग्लिसरॉल को ला दे इस रिएक्शन के मिडिल में, तो ग्लिसरॉल क्या करता है? इस अभिक्रिया की रेट को, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन यानी टूटने को ग्लिसरॉल क्या कर देता है? रेट को, दर को स्लो कर देता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफी स्लो टूटता है। एक आप नाम सुने होंगे TEL, सुने हैं? TEL टेट्रा इथाइल लेड, इसका फार्मूला होता है C2H5
के होल 4 Pb टेट्रा इथाइल लेड। अगर घटिया ईंधन में इसको मिला देते हैं तो ईंधन इंजन में जो आवाज आती है उस आवाज को कम कर देता है। तो इस तरह से मान सकते हैं टेट्रा इथाइल लेड भी किसी साउंड को गाड़ी के यानी कि इंजन के साउंड को कम करने का कार्य कर रहा है। तो ये भी किसका काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? स्लो करता है, कम कर देता है। तो आप लोग समझ चुके हैं, तो इसको नोट कीजिए। तीसरा है यहाँ पे स्व उत्प्रेरक यानी ऑटोकैटालिस्ट। देखो वो काफी आसान है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफलहीन उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, शुरुआत में रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, ऐसा रिएक्शन शुरुआत में थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा भी प्रतिफल बनता है, रिएक्शन फास्ट होने लगता है। रिएक्शन क्या होने लगता है? फास्ट होने लगता है। यानी जो प्रतिफल प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद, थोड़ा सा भी प्रोडक्ट बनता है, वही किसका काम करने लगता है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो उसे बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। अर्थात अगर परिभाषा में बोले, लैंग्वेज में बोले, तो वैसे उत्प्रेरक जिसमें प्रतिफल ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरक। आइए डिफाइन करते हैं इसको डेफिनेशन में। तो जब प्रतिफल ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? स्व उत्प्रेरक। एग्जाम्पल के तौर पर एस्टर का जलीय विघटन। किसका? एस्टर का जलीय विघटन। बाबू काफी आसान है, जलीय विघटन या अपघटन या टूटना। देखिएगा एस्टर, जैसे यहां पे देखते हैं हम लोग C2H5 ईस्टर। ये क्या है? ईस्टर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं COOCH3 C2H5 क्या है? ईस्टर है। इथाइल इथेनोएट इसको बोल सकते हैं। तो ईस्टर का जब जलीय अपघटन करते हैं, थोड़ा सा इधर हम लोग करके लिखते हैं, उधर दिक्कत होगा, CH3 COO C2H5 इसका जलीय विघटन यानी पानी दिखा के तोड़ते हैं। कहते आओ पानी है, और पानी दिखा के जब इसे तोड़ते हैं तो इसको हम लोग केमिस्ट्री का लैंग्वेज में बोलते हैं जलीय विघटन, हाइड्रोलिटिक फिशन। तो जलीय विघटन जब ईस्टर का करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है? देखिए ध्यान से, विघटन हम लोग करते हैं तो मिलता है, ये क्या है? एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल। ये कौन एसिड है? एसिटिक अम्ल। और ये कौन एल्कोहल है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। तो देखो कैसे बना। इस रिएक्शन में होता क्या है? इसका ईस्टर का विघटन जो होता है, टूटना जो होता है, शुरुआत में काफी स्लो होता है, जैसे प्रतिफल बनता है काफी फास्ट टूटने लगता है। देखिए बेटा कैसे हुआ, जैसे कि अगर हम इसे छोटा में लिखें ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसे लिखें। आपसे पूछें इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन में ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली ऑक्सीजन का, और कार्बन का कम। तो ऑक्सीजन यहाँ जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा किसमें? ऑक्सीजन माइनस कार्बन पे प्लस। H2O के बारे में जानते हैं कि H2O OH माइनस और H प्लस में ब्रेक करता है, ब्रेक कर गया है। अब देखिए क्या हुआ है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो माइनस। तो देखिए आप जानते हैं कि माइनस किस पे अट्रैक्ट होता है? प्लस से, इससे प्लस से। यहाँ और ये H प्लस किससे अट्रैक्ट हुआ? तो H प्लस आके यहाँ जुड़ गया तो CH3 COOH बनाइए, और OH माइनस C2H5 प्लस पे आके जुड़ गया तो क्या बना? इथेनॉल। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, जो ईस्टर है शुरुआत में काफी स्लोली टूटता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा प्रतिफल बनता है और प्रतिफल उत्प्रेरक का काम करने लगता है, यह अभिक्रिया तेजी से होने। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। तो कॉपी कर लिए, कॉपी कीजिए इसको। प्रेरित
देख सकते हैं कि सोडियम आर्सेनाइड एक दिख रहा है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम आर्सेनाइड जो है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत यानी इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, इसका नहीं होता है। लेकिन इसके साथ इसको जब लाते हैं, चाहे इसको इसके साथ लाते हैं, तो ये भी ऑक्सीकृत होने लगता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये जो है सोडियम सल्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इसको कॉपी कीजिए। तो समझ गए, सोडियम सल्फाइड किसको प्रेरित कर रहा है, सोडियम आर्सेनाइड को। तो यहाँ कौन उत्प्रेरक कार्य कर रहा है, प्रेरित उत्प्रेरक। इसको हटा दिया जाए, चलिए हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग को जानना है उत्प्रेरक का लक्षण। उत्प्रेरक का लक्षण, उत्प्रेरक का लक्षण क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में उत्प्रेरक का लक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है, बात को ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक जो है किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। अभिक्रिया जब प्रारंभ हो जाता है तब अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है। सेकेंड है, अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक में कोई बदलाव नहीं होता, उत्प्रेरक ज्यों का त्यों रहता है। थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है, भौतिक अवस्था में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। तीसरा है, विशेष अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, यानी एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया को नहीं कर सकता है। अलग अलग अभिक्रिया को विशेष स्पेशल अभिक्रिया के लिए स्पेशल उत्प्रेरक, विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एक ही उत्प्रेरक ये नहीं कि सभी रिएक्शन को क्या करें, उत्प्रेरित करें, ऐसा नहीं होता है। विशेष अभिक्रिया के लिए, स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटालिस्ट, स्पेशल उत्प्रेरक का होना जरूरी है। बड़े से बड़े अभिक्रिया हो, बड़ा से बड़ा अभिक्रिया हो, उत्प्रेरक का एक छोटा सा अणु ही काफी। ये नहीं कितना छोटा अणु है, चाहे इतना बड़ा अणु है, उस रिएक्शन, कितना भी बड़ा रिएक्शन हो, उत्प्रेरक का एक छोटा अणु ही इनफ है उस उत्प्रेरक को, उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं उत्प्रेरक को कार्य करने के लिए एक निश्चित ताप और एक निश्चित पीएच मान की आवश्यकता होती है। उससे कम अगर ताप होगा तो भी रिएक्शन नहीं करेगा, अधिक ताप होगा तो भी रिएक्शन नहीं करेगा, कम पीएच मान होगा तो भी अभी रिएक्शन नहीं करेगा, अधिक पीएच मान होगा तभी रिएक्शन नहीं करेगा। तो किसी भी उत्प्रेरक को कार्य करने के लिए एक निश्चित पीएच मान और तापमान की आवश्यकता होती है। तो उस निश्चित तापमान को बोलते हैं इष्टतम ताप कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर उत्प्रेरक कार्य करता है उसे इष्टतम ताप कहते हैं। इष्टतम ताप। और वह निश्चित ताप जिस पर पीएच मान जिस पर उत्प्रेरक कार्य करता है उसे इष्टतम पीएच मान कहते हैं। हमारे बॉडी का इष्टतम तापमान कितना होता है, हम लोग का बॉडी का इष्टतम तापमान होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन, केल्विन में 310, फारेनहाइट में 98 अप्रॉक्स लगभग, और सेल्सियस में 38 लगभग। यानी कि हम इतना से अधिक टेम्परेचर होता है, चाहे कम टेम्परेचर होता है, तो हमारे शरीर का उत्प्रेरक कार्य करना बंद कर देता है, एंजाइम कार्य करना बंद करता है। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, उत्प्रेरक कार्य करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। उससे कम या अधिक टेम्परेचर हुआ तो रिएक्शन में उत्प्रेरक काम नहीं करेगा। तो उस तापमान को बोलते हैं इष्टतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और कुछ पीएच मान की भी आवश्यकता होती है, उससे अधिक या कम पीएच मान होगा तब अभिक्रिया तेजी से नहीं होगी या उस पे उत्प्रेरक कार्य नहीं करेगा, तो उस पीएच मान को बोलते हैं इष्टतम पीएच मान। मैं आशा करता हूं कि उत्प्रेरक के बारे में जो भी जानकारी दिया गया है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले क्लास में जो हम बताएंगे, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा उत्प्रेरण, कैटालिसिस। उत्प्रेरण क्या है? अगर किसी भी प्रकार का इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप हर एक वीडियो को
फुल वॉच कीजिए, अंत तक देखिए। जय हिंद, जय भारत।